Hello everyone, welcome in our YouTube channel NEET channel. In this video, we are going to study the chapter Biological Classification. ये चैप्टर है हमारा क्लास 11 यूनिट 1 का चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप मेरी एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। देखिए बात क्या है, हमारे पास हमारे पूरे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। हम उन ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली यानी कि एक एक करके नहीं पढ़ सकते। हम उन ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली एक एक करके नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमने उन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। किस किस ग्रुप में हमने क्या क्या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, इस चैप्टर में हम वो ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है, जब से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ है, क्या सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ है, हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकें। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट born out of a need to use of organism for our own use, for food, for shelter and for clothing. अगर हम पुरानी बात करें तो उस समय पे भी हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते थे, लेकिन उस समय पे हमारे पास कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं था जिसके यूज़ से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकें। हम सिंपली क्या करते थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम खाते हैं उनको हमने डाल दिया फूड वाली कैटेगरी में, जो शेल्टर के लिए यूज़ हो रही है उसको हम शेल्टर में डाल दिया, और जो खाने के लिए यूज़ हो रही है उनको हम डाल देते थे अपने क्लोथिंग वाले में। तो हम क्या करते थे, जो भी हम सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे दे वर नॉन साइंटिफिक, सिर्फ जो जिस काम के लिए आ रहा है हमने ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में डाल दिया। फिर आते हैं हमारे पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या देखा कि हम क्लासिफाई तो कर रहे हैं लेकिन हम जो साइंटिफिक यूज़ तो नहीं ले रहे। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेस पे क्लासिफाई किया था। सो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs. उसने क्या किया, उसने बाहर से दिखने वाले करेक्टर यानी कि मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या है, जो हम बाहर से दिखाई देते हैं। सो एरिस्टोटल ने मोर्फोलॉजिकल करेक्टर दिए, ऐसे करेक्टर जो कि हमें बाहर से दिखाई दे रहे थे। उसने क्या देखा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो छोटे हैं, कुछ बिल्कुल छोटे हैं। तो उसकी इस मोर्फोलॉजी पे उसने प्लांट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया। कौन कौन से ग्रुप? वो थे, अगर प्लांट बड़े बड़े हैं तो ट्रीज, मीडियम साइज़ के हैं झाड़ियाँ जैसे श्रब्स, और बिल्कुल ही छोटे हैं जड़ी बूटी जैसे कि हमारा घास वगैरह तो हर्ब्स। उसने सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स को उसने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, और एनिमल्स को उसने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया। उसने क्या देखा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका जो खून है वो लाल है, कुछ ऐसे हैं जिनका जो खून है वो लाल नहीं है।
तो he also divided animals into two groups which has red color and those which do not have the red colors. यहाँ पर जो है हमारा ख़त्म हो जाता है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि प्राचीन काल से ही हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते आ रहे हैं। पहले ऑर्गेनिज्म जिस काम आ रहा है हम उसको उस ग्रुप के अंदर डाल देते थे। जैसे लंबा है तो ट्रीज, बीच का है तो श्रब्स, बिल्कुल छोटा है घास की तरह तो सॉरी पहले हम यूज़ पे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। फिर एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेस लिया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में, और एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, एनाइमा एंड इनाइमा। उन्होंने दो ग्रुप कैसे लिए, कौन सी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेड ब्लड ग्रुप है तो रेड ब्लड है, किसके अंदर रेड ब्लड नहीं। अब हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं हमारे लिनस। कैरोलस लिनस ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। तो अब देखो कैरोलियस लिनियस। अब कैरोलस लिनियस ने क्या देखा, कैरोलस लिनियस ने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसी है जो प्लांट्स की तरह है, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स की तरह है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी ब्रह्मांड पे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स एंड द एनिमल्स। सो इन लिनियस टाइम आर टू किंगडम system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants in Plantae kingdom and all animals in Animalia kingdom। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या देखा, उन्होंने सेल वॉल देखी थी, जिसके अंदर सेल वॉल है उसको प्लांटे में डाल दिया, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है उसको इन्होंने एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। लेकिन ये इतना अच्छा सिस्टम नहीं था। ये इतना अच्छा सिस्टम क्यों नहीं था, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखी तो कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक साथ आ गए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंट नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom system of classification used for a long time, but was not adequate. It was found inadequate. इसका मतलब क्या है, हमने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में तो बांट दिया, प्लांटी में और एनिमेलिया में, लेकिन जब हमने उनको प्लांटी और एनिमेलिया में डाला तो हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भेदभाव नहीं कर पाए, दोनों एक साथ आ गए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग नहीं बांट पाए, हमने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग अलग हम नहीं बांट पाए। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ जैसे बैक्टीरिया है हमारा, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है और प्लांट्स के पास भी सेल वॉल है। इस बेस पे तो दोनों जो है प्लांटिंग किंगडम में आ गए, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो फोटोट्रोफिक है, लेकिन सारे बैक्टीरिया फोटोट्रोफिक नहीं है। तो ऐसे गड़बड़ में देखने को मिलती है, इसीलिए यूज़ तो हुआ बहुत समय तक लेकिन वो एडिक्वेट नहीं था, इट इज़ फाउंड इन एडिक्वेट। अब आगे देखो, बिसाइड gross morphological, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। पहले जो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया था साइंटिफिक बेस पे, तो वो हमने बांटा था बाहर से देख के, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने और डिटेल स्टडी की तो उन्होंने देखा अगर हमें ऑर्गेनिज्म को बांटना है तो हमें नंबर ऑफ क्राइटेरिया, क्या नंबर ऑफ जो क्राइटेरिया है बांटने के, उनको हमें इंक्रीज़ करना होगा।
इंक्रीज करके हम कौन कौन सा सिस्टम लाए, हम लेके सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल। नेचर ऑफ वॉल का मतलब क्या है, जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, वो किस तरह से खाना खाते हैं, होलोजोइक है, क्या वो पैरासाइट है, या फिर वो सेप्रोफिटिक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक है, या किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हेटरोट्रोफिक है। हैबिटेट, वो किस वातावरण में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, या फिर दोनों के अंदर उनको जरूरत है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा मेथड वो अपनाते हैं रिप्रोडक्शन का, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं, या फिर वेजिटेटिव करते हैं, बडिंग शो करते हैं, एंड फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, ऑल दीज। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे उत्पन्न हुआ है। जैसे हम मानते हैं हम जो है एव्स, या फिर हम बोल सकते हैं मंकी से हम उत्पन्न हुई है। ऐसे ही हमारा जो प्लांट्स में भी अगर हम देखें तो कौन किससे उत्पन्न हुआ है, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जैसे जैसे समय बदलता रहा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था या फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो चेंज होता रहा। पहले जो था हमारा वो टू किंगडम, पहले तो देखो फूड शेल्टर क्लोथ पे हमने बांट दिया, फिर आया हमारा एनाइमा इनाइमा, एरिस्टोटल ने दिया था, ये भी साइंटिफिक का पहला। फिर आया कैरोलस लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया फोर, फिर आया फाइव। लेकिन इनके बारे में अपने यहाँ पर डिटेल में इतना गिवन नहीं। तो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। जितने भी नए नए हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, सेकंड टू किंगडम आया, थ्री किंगडम आया, जितने भी आए उन सब में प्लांट और जो एनिमल किंगडम था वो हमेशा कांस्टेंट रहा। कैसे वो समझाता हूँ, देखो पहले हमारे पास प्लांट थी और एनिमली आ गया, ठीक है। इसमें जो थी हमारे जिनके पास सेल वॉल है प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें से निकाले, कुछ इसमें से निकाले, बना दिया थर्ड। फिर कुछ इसमें से निकाले, कुछ इसमें से निकाल दिए ऑर्गेनिज्म, कुछ इसमें से निकाल दिए, बन गया फोर्थ किंगडम। फिर कुछ इसमें से निकाले, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, तो बन गया फिफ्थ किंगडम। तो जो एनिमली और प्लांटी थी तो वो तो हमेशा ही हमारे कांस्टेंट हमें देखने को मिले। The understanding of what groups organism being included under this system have been changing. एनिमल्स और प्लांटी किंगडम तो हमेशा कांस्टेंट रहे, लेकिन उन किंगडम के अंदर हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को पुट करेंगे वो हमारा जो है समय के साथ चेंज होता रहा। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। उसके अलावा जो हमारे पास किंगडम है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, मोनेरा किंगडम हमारे पास आया जिसमें बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा हमारे पास आया, और फंजाई हमारे पास आया। इनके जो बारे में जो साइंटिस्ट की समझ थी वो भी समय के साथ चेंज होती रही। तो देखो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? 5, 2, 3, 4, 5। तो जो पहला किंगडम है हमारा वो है ये 5 किंगडम हमें पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड दी एनिमेलिया। चलिए 10 मिनट लगाते हैं इस पूरी टेबल पे, क्योंकि इस टेबल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। देखिए हमने जो क्या क्या सिस्टम लेके 500 को डिवाइड किया, हमने सेल टाइप, ये सेल का टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर हमारे बैक्टीरिया है। क्या है? मोनेरा के अंदर हमारे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, फंजाई भी यूकैरियोट है, प्लांटी भी यूकैरियोट है, एनिमेलिया भी यूकैरियोट। अब बात करते हैं सेल वॉल की।
अगर किसी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? मोनेरा, जिसमें जो है हमारे प्लांट, हमारे बैक्टीरिया हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो प्लांट की सेल वॉल की तरह नहीं होती। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होती। वो पॉलीसैकेराइड प्लस कुछ अमाइनो एसिड, नाग प्लस नाम शुगर से मिलकर बनी होती है। नाम मीन्स एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन नाग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ये सब क्या है, ये आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा के अंदर हर एक के अंदर सेल वॉल नहीं होती। कुछ ही ऐसे मेंबर हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है। ऐसे मेंबर कौन कौन से हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं फंजाई की, फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है और उसके जो सेल वॉल बनती है फंजाई, काइटिन क्या है वो भी हम आगे, पॉलीसैकेराइड होता है, भी आगे पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है, हर प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसी भी एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो हमारे पास दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियोन यानी कि न्यूक्लियर, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ऐसी सेल्स जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कि वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, पुराना न्यूक्लियस है। और ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा किंगडम के सभी मेंबर्स में होते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिनके पास सच्चा न्यूक्लियस होता है। सच्चा न्यूक्लियस होने से क्या मतलब है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट जहाँ पे आ गया वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और सभी में जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हम सब जानते हैं छोटी इकाई जो है वो सेल है। सेल मिलके जो है वो टिश्यू फॉर्म करती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो किस किंगडम में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिर्फ सेल है, सिर्फ टिश्यू है, या फिर सिर्फ ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम भी बनाया हुआ है? अगर मैं बात करता हूँ मोनेरा की, तो जो मोनेरा है उसके अंदर वो सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है। प्रोटिस्टा भी सिर्फ एक सेल का होता है। फंजाई में क्या है? फंजाई मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है। इसमें टिश्यू बनता है, ऑर्गन नहीं बनता, लूज सा टिश्यू बनता है। प्लांट के अंदर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन भी बनता है, जैसे लीफ एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है, रूट्स एक ऑर्गन है। लेकिन इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो अपने में क्या है? अपने में क्या होता है? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम है, इसमें जो सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, लेकिन ऐसा प्लांट में नहीं होता। एनिमलिया में टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एनिमल में सेलुलर भी होता है। कहाँ पे? स्पंजीज यानी कि ओरीफेरा के अंदर। ये क्या है? ये हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। अब नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब क्या है? वो किस तरह से अपना खाना लेते हैं। तो जो मोनेरा है वो ऑटोट्रोफिक भी होता है, यानी कि अपना खाना खुद भी बनाता है। वो केमिकल एनर्जी की मदद से भी खाना बनाता है और सनलाइट की मदद से भी खाना बनाता है। सो मोनेरा इज कीमोसिंथेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक। मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रोफिक में वो सैप्रोफाइट यानी कि किसी के ऊपर अपने एंजाइम डाल के उसको गला के सड़ा के खाना। और पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या है? किसी के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना।
वो भी करते हैं। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक भी है। ऑटोट्रोफिक में वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक कभी नहीं होते। कीमोसिंथेटिक कैरेक्टर सिर्फ मोनेरा में है। बैक्टीरिया ही केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। प्रोटिस्टन्स सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपना जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोफिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। उसमें वो सड़ा गला के भी खा सकती है, यानी कि सैप्रोफाइट भी हो सकती है, दूसरे के ऊपर पैरासाइट भी हो सकती है। प्लांटी अपना खाना खुद बनाते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना खुद बनाते हैं, एक्सेप्ट अमरबेल, जिसको हम कस्कुटा बोलते हैं, जो पैरासाइट है। लेकिन अगर हम जनरल सी बात करें तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक में हम होलोजोइक है, यानी कि पहले खाना खाते हैं माउथ से, फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको डाइजेस्ट करते हैं। एनिमल्स सैप्रोफाइट भी है, एनिमल्स पैरासाइट भी है। एनिमल्स के अंदर हम बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है और किसने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। R.H. विटेकर, ये नाम याद रख लो और ईयर याद रख लो, बहुत बार पूछा जा चुका है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और वो कौन कौन से किंगडम थे। So, 5 Kingdom classification was proposed by R.H. Whitaker in 1969. 1969 में R.H. Whitaker ने 5 Kingdom classification दिया था, जिसके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। The main criteria for classification used by him include सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि सेल वॉल किससे बनी हुई है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अब ऊपर पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या, कौन किससे उत्पन्न हुई है। टेब, तो इस पे भी ये भी इम्पोर्टेंट है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdom। ये तो बात आ गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। फिर हमने बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 डोमेन बनाए। मीन्स जो मोनेरा किंगडम था, मोनेरा किंगडम में से 2 बना दिए। एक तो यू बैक्टीरिया जो सच्चे बैक्टीरिया थे, और ये आर्के बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में भी बैक्टीरिया रहते थे। तो यहाँ से उसने 3 डोमेन बनाए। पहला डोमेन बना दिया आर्की, प्रोकैरिया और यूकैरिया। प्रोकैरिया बोल दो या फिर हम बोल सकते हैं। तो उसने जो है 3 डोमेन बना दिए। The 3 domain system has been proposed that divides Monera into 2 domains and leaving the remaining 4 eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, thereby a 6 kingdom classification also seen। जब हम हायर क्लास से BSc MSc जब करते हैं, बोटनी से जब पढ़ते हैं, तो वो 6 किंगडम कौन से बने, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system। चलिए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, उसने कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कैसे किया। अर्लियर जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। हमने क्या देखा था कि सेल वॉल है या फिर नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, मोसिस के अंदर भी होती हैं, फर्न्स के अंदर भी होती हैं,
जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी होती है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी होती है। तो हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी एक साथ रख दिया, हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को भी एक साथ रख दिया। The character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. This placed together groups which are widely different in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria, जिसने क्या किया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को साथ में ले आए, और साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एक एल्गी नहीं है, वह मोनारा किंगडम का ही मेंबर है, विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक, यानी कि हमने प्रोकैरियोटिक जो कि बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। पहली मिस्टेक तो ये थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हमने साथ में रख दिया था इनके टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरी गलती हमने क्या की, हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and the multicellular ones. For example, जो क्लाइमेडोमोनास थे और जो स्पाइरोगैरा थे उनको हमने साथ में एल्गी के अंदर डाल दिया था। The classification does not differentiate between the heterotrophic group. इसने हेटरोट्रॉफिक ग्रुप जैसे फंजाई है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, और जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो हमने ग्रीन प्लांट्स को भी और फंजाई को भी एक साथ रख दिया था, तो भी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया टू किंगडम। तो दे ऑल्सो शोड अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। हमने क्राइटेरिया देखा सेल वॉल है, लेकिन हमने ये नहीं देखा एक फोटोट्रॉफिक है एक हेटरोट्रॉफिक है। दूसरा, दोनों की सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल है, जबकि प्लांट्स के पास सेलुलोज की सेल वॉल। जब हमने ये सब ध्यान दिया कि फंजाई तो हेटरोट्रॉफिक है, जब ने ये सब ध्यान दिया कि फंजाई तो हेटरोट्रॉफिक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, इनकी सेल वॉल कंपोजिशन भी अलग अलग है, तो हमने फंजाई को एक डिफरेंट किंगडम के अंदर डाल दिया, थर्ड किंगडम दिया फंजाई। All prokaryotic organisms were grouped under kingdom Monera. जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको हमने किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स थे उनको हमने डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, यानी कि फोर्थ किंगडम हमारा आ गया प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बीन ब्रोट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला। देखो, जो क्लाइमेडोमोनास है जो क्लोरेला है, एक इनमें से दोनों यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इन दोनों को हमने क्या किया था, हमने एल्गी के अंदर प्लेस कर दिया गया था जब हमने प्लांटी बनाया था, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल होती है। लेकिन जब हमने क्राइटेरिया लिया कि हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर डालेंगे, तो क्लाइमेडोमोनास और जो क्लोरेला थे है तो प्लांट, फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल है, लेकिन हमने जब नंबर ऑफ क्राइटेरिया इंक्रीज किया, हमने क्राइटेरिया लिया कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम डालेंगे प्रोटिस्टा के अंदर, तो क्लाइमेडोमोनास और जो क्लोरेला था जिसको पहले एल्गी के अंदर प्लेस किया गया था, इन दोनों को हमने प्लेस कर दिया इन प्रोटिस्टा। ऐसा ही हुआ पैरामीशियम और अमीबा के साथ। पैरामीशियम और जो अमीबा थे वो पहले हमने डाल दिए थे एनिमल किंगडम के अंदर, क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल है वो नहीं होती। लेकिन जब हमने ये कहा प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे, तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है, अमीबा भी यूनिसेलुलर होता है, तो ये दोनों के दोनों हमने डाल दिए प्रोटिस्टा के अंदर। It has put together organisms which in other classification were placed in different kingdoms. This happens because the number of classification
changed. The criteria for classification has been changed. This kind of changes will take place in future too, depending upon the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. अब तक बहुत सारे चेंजेस होते आए हैं, आगे जाके भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे जब हम देखेंगे कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarity but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. मतलब जैसे जैसे समय बदला तो जब हमने नंबर ऑफ क्राइटेरियाज को इंक्रीज़ किया तो हमने ये ध्यान रखा कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की यानी कि फाइलोजेनी की भी हम स्टडी करें. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी characteristics of kingdom Monera, Protista and fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in chapter number 3 and chapter number 4. इसका मीनिंग क्या है? इसमें हम सिंपली अब कह रहे हैं कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया. 3 किंगडम हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. कौन कौन सा? मोनेरा, फंजाई एंड दी प्रोटिस्टा. प्लांटी एनिमेलिया बहुत बड़ा है और जो हमारा एनिमेलिया किंगडम है वो भी बहुत बड़ा है. इन दोनों के हमारे पास सेपरेट चैप्टर है और हम सेपरेट चैप्टर्स में ही उनको पढ़ेंगे. ये आ गया हमारा मोनेरा. तो आज की वीडियो में इतना ही. आज हमने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्यों नीड हुई इनको डिवाइड करने की. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा. फिर हमने उनके डिटेल में स्टडी की कि कौन से किंगडम के अंदर कौन सी ऑर्गेनिज्म आती है, क्या उसके डीमेरिट्स थे और फिर बाद में क्या उसके मेरिट्स आए. टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा. तब तक के लिए बंदे रहिए हमारे साथ. ऑल दी वेरी बेस्ट.